हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय टीके सर में। आज के इस क्लास में हम लोग भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करने पर दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट हमारा भोजन क्या है। सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है। अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधे से ही प्राप्त होता है। अन्य क्या सुनिए दोस्तों, जितने भी जीव है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या मिलता है, भोजन पौधे से ही मिलता है सभी जीवों को। आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जीव होते हैं, किस प्रकार के जीव होते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। ये एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी और एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी दोस्तों वह जीव जो केवल पौधे या पौधे के किसी भाग को खाते हैं उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। और उदाहरण के लिए आपका है गाय, बैल, हिरन, बकरी, हाथी इत्यादि जो होते हैं, ये सभी क्या है, शाकाहारी जीव है। वहीं पे बात करें दोस्तों मांसाहारी, तो मांसाहारी वह जीव होता है जो जानवरों के मांस को केवल खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली, चील इत्यादि जो है ये हमारा मांसाहारी है। यह जीव जानवरों को शिकार करके खाते हैं। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, इसलिए इसे मृतोपजीवी स्कैवेंजर कहते हैं। अन्य मृतोपजीवी है सियार, जीवाणु, कवक इत्यादि जो है ये अन्य मृतोपजीवी जीव हैं। गिद्ध क्या दोस्तों, गिद्ध आपका जा करके मृतोपजीवी स्कैवेंजर है। नेक्स्ट दोस्तों सर्वाहारी क्या दोस्तों, जैसे ऊपर हम लोग देखें, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। यहाँ पे दोस्तों सर्वाहारी में क्या होगा, जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो वैसे जीवों को सर्वाहारी कहते हैं, मतलब सब कुछ खाने वाला। सर्वाहारी का मतलब हो गया सब कुछ खाने वाला। ऐसे जीव कौन कौन से दोस्तों, ऐसे जीव आपका हो गया मनुष्य, कौवा, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली आदि। नेक्स्ट, जानवरों के मुंह के आकार और दांत की बनावट या दांतों की बनावट इस तरह होती है जिससे कि वे आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सके। जैसे गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह आसानी से घास फूस या घास भूसा सुरख सके, और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं जिससे वह आसानी से चबा सके। वहीं भी बात करें दोस्तों कुत्ते, बिल्ली, बाघ, हाथी के दांत ऐसे होते हैं जिससे वे मांस को फाड़ और काट सके। चिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वो दाने को पीस सके। हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकोड़े को खा सके। बगुला की चोंच इस प्रकार से होती है जिससे वह जमीन पर कीड़े मकोड़े को आसानी से उठा सके या खा सके। नेक्स्ट दोस्तों, कौवे की चोंच ऐसी होती है जिससे वे सभी तरह के भोजन को खा सके। मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वह काटता है, फाड़ता है, पीसता है और चबाता है। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, एक काटने वाला, एक फाड़ने वाला, एक पीसने वाला और एक चबाने वाला। कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट दोस्तों, गिलहरी हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उनके दांत बढ़े ना। सांप के दांत होते हैं पर वह अपने शिकार को हमेशा निगल जाते हैं, वो पूरा निगल जाता है, वो चबा कर नहीं खाता सांप।
नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य सर्वाहारी है, वह साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। मनुष्य पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य पौधे के किन किन भागों को खाते हैं, किस किस रूप में। पौधे के खाए जाने वाले भाग इस प्रकार से हैं। तना जो हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, तना किसे किसे खाते हैं, तना जो हम लोग जो भी पौधे के रूप में खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा तना के रूप में क्या होता है, आलू होता है, प्याज होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है, हल्दी होता है, ये सभी क्या होता है, तना का रूप है। जड़, जड़ किसे खाते हैं, गाजर, मूली, शलगम, शकरकंद, चुकंदर, इन सबों को हम लोग जड़ खाते हैं। पत्ते किनका खाते हैं दोस्तों, पालक, बंधा गोभी, सरसों, भथुआ, मेथी, मूली, चना, ये सब का हम लोग पत्ता खाते हैं। फूल किनका खाते हैं, गुलाब, फूलगोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार, सहजन इत्यादि, इन सबों को हम लोग क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। वो भी बात करें दोस्तों, बीज किसे खाते हैं, बीज चना, मक्का, चावल, गेहूँ, मेथी, इन सबों का बीज भी खाया जाता है या बीज खाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फल, कौन कौन सा फल खाते हैं, फल में आगे दोस्तों सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला इत्यादि हम लोग फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे सीताफल यह क्या है, फल है, फूल है, बीज है, तना है, जड़ है, ये सब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आता है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ पौधों के एक से ज़्यादा भी भाग खाए जाते हैं। जैसे जड़ और पत्ते के रूप में किनको खाते हैं, जड़ और पत्ते इनका दोनों खाते हैं मूली का। फल और फूल के रूप में किनको खाते हैं, यानी क्या है, केला और सीताफल को खाते हैं। बीज और पत्ते के रूप में किसको खाते हैं, ये खाते हैं चना, मेथी, सरसों, इन सबों को हम लोग बीज और मेथी, बीज और पत्ते दोनों खाते हैं इसका। तना और पत्ते किनका खाते हैं, तना और पत्ते, पहले बीज और पत्ते था, अब तना और पत्ते, लहसुन प्याज को हम लोग तना और पत्ते दोनों भाग इससे खाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन है, यानी क्या, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, शहद, ये सभी जानवरों से मिलने वाले पदार्थ है। दूध कहाँ से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त होता है। दूध से दही, मक्खन और पनीर बनता है। मांस कहाँ से प्राप्त दोस्तों, बकरा, मुर्गा आदि से में मीट प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। मछली, मछली के अलावा केकड़ा, झींगा भी इस श्रेणी में आते हैं। मैं बात करें नेक्स्ट दोस्तों, अंडा, अंडा किसका किसका कौन कौन देते हैं, मुर्गी, शुतुरमुर्ग आदि से अंडे मिलते हैं। शहद कहाँ से मिलता है, मधुमक्खियों से शहद मिलते हैं। आगे, भोजन पकाने के अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को पकाकर पका के खाने के तरीके एक से अधिक भी हो सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं और पकाकर भी खाया जाता है। कौन कौन से पकाकर खाते हैं और कौन कौन से हम लोग कच्चे खाते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। भोजन पकाने के निम्न तरीके हैं, कौन कौन है, भून कर खाने वाला कौन कौन सा भोजन है, हमारा आलू है, भिंडी है, शकरकंद है, चना है, मक्का है, चना है, मूंगफली है आदि, ये सब हम लोग भून कर खाते हैं। उबाल कर किसको खाते हैं दोस्तों, चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि को हम लोग उबाल कर खाते हैं। तल कर किसको खाते हैं, तल कर है, तल कर आलू, मांस, मिर्च, पापड़, ये सभी को हम लोग तल कर खाते हैं। सेंक कर किसको खाते हैं दोस्तों, रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्ज़ा आदि को हम लोग तल कर खाते हैं। कच्चा किसको खाते हैं, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा आदि को हम लोग क्या खाते हैं, किसे खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। पका के तो खाते ही हैं, कच्चा भी खाते हैं। आगे दोस्तों, भोजन के घटक, कौन कौन सा भोजन के घटक हैं, आइए इन पर बात करते हैं। भोजन के घटक, भोजन से हमें वे सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है। भोजन से उन सभी चीज़ों भोजन में उन सभी चीज़ों का क्या होती है, स्रोत है
जो हमें क्या करती है, हमारे शरीर को क्या करती है, विकास करती है और वृद्धि करती है। इसमें हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है, यह हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। यह चीज़ें पोषक घटक कहलाती है। वह घटक जो भोजन से मिलने वाले जो घटक है, वह क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। जो हमें क्या खाना यानी क्या है, भोजन से मिलती है, यानी कि खाना से मिलती है, भोजन से मिलती है। कौन कौन से पोषक तत्व है दोस्तों? अगर किसी के भोजन में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हों तो उसकी वृद्धि और विकास संपूर्ण रूप से होती है। अगर किसी को इस प्रकार से सही तरीके से नहीं मिल पाता तो उनकी जो है सो विकास और वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास उनका सही तरीके से संपूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। उसके बीमार होने की संभावना भी कम होती है। जो इस प्रकार के भोजन खाने से इनका सारी विटामिन प्रोटीन इनको मिल रहा है तो वो जल्दी से बीमार नहीं होते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। एक पोषक तत्व एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थों में भी हो सकता है। एक पोषक तत्व एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थों में हो सकता है। एक खाद्य पदार्थों में एक से ज़्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं। भोजन के मुख्य घटक यानी कि पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, रुक्षांश यानी कि इसको आहारी रेशा कहते हैं, जल और खनिज। ये क्या है? पोषक तत्व है दोस्तों। यहाँ से ये लेकर ये पोषक तत्व है हमारा, ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में क्या करती है? सहायता करती है। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट ये हमारा क्या है? घटक है। ये हमारा आपका अन्य घटक है, इसको पोषक तत्व बोलते हैं। कार्य इसका क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है और ये स्रोत क्या है? तो स्रोत इसका दोस्तों, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है, गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड आदि से शक्कर से क्या मिलते हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसे कार्य क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? यह हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करती है। वसा कहाँ से मिलती है दोस्तों? वसा दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट से हमें वसा मिलता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य है, यह भी ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से दोगुना ऊर्जा देता है। ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे रही है, पर क्या है, वसा भी ऊर्जा देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से दोगुना ऊर्जा कौन देती है? हमको वसा देती है। थोड़ा नेक्स्ट नीचे देखते हैं दोस्तों, यह हमारे शरीर के लिए घातरोधी आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। अगर कहीं कट फट जाते हैं तो इनको ये क्या करती है? भरता है उस चीज़ को। वो जैसे कहीं मान लो लोग कट जाते हैं हमारे बॉडी में, कहीं पे घाव हो गया वगैरह वगैरह कुछ हो गया, तो उनको भरपाई फिर वो एज इट इज किससे हो जाएगा? फिर उस जिस प्रकार से हमारा बॉडी था, शरीर था, उस प्रकार से कैसे होगा? कि वसा के कारण ही भरपाई होगा, वसा ही उसको भरपाई करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन। देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ये हमें कहाँ से मिलती है? दूध, मांस, अंडा, मछली, दाल, सोयाबीन, मटर, पनीर, ये सभी से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और सोयाबीन से सर्वाधिक प्रोटीन हमारे बॉडी को मिलता है। यह हमारे शरीर के लिए वृद्धि में सहायक करता है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। थोड़ा नीचे देखते हैं दोस्तों, यह कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भी मदद करता है। कौन? प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण में भी क्या करती है? सहायक करती है। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन कहाँ से मिलती है? विटामिन हमें फल, सब्जियां, दूध, अंडा से मिलती है। दूध, अंडा, मछली आदि से मिलते हैं। यह रोगों से हमारी रक्षा करती है। विटामिन हमारी रोगों से रक्षा करती है। रुक्षांश दोस्तों, रुक्षांश क्या है? ये आहारी रेशा है। यह पाचन क्रिया में मदद करता है और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है। साबुत अनाज ये मिलता कहाँ से दोस्तों? जिसको साबूदाना बोलते हैं। साबुत अनाज लिखा हुआ, छिलका, छिलके वाली दाल, ताजे फल, सब्जियां आदि से हमें क्या मिलता है? रुक्षांश मिलता है।
आगे दोस्तों, जल और खनिज। जल और खनिज का क्या कार्य है? यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल और खनिज क्या करता है दोस्तों? यह हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल चाय, दूध, तरी वाली सब्जियां आदि से मिलती हैं। ये बात करें जल, आपका जल के लिए, यह शरीर में यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। खनिज हमारे शरीर को कई प्रकार की खनिजों की ज़रूरत को पूरा करता है, जिनकी चर्चा अलग से की गई है हमारे इस क्लास में, आपको आगे मिलेगा। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह रोगों से हमारी रक्षा भी करती है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये नोट है दोस्तों, ये नोट के रूप में लिखेंगे आप लोग। नोट है ये हमारा, 1 मिनट के लिए नोट में आप लोग याद रखेंगे क्या है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। वही बात करें, प्रोटीन को शरीर के वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर का वर्धक भोजन होता है प्रोटीन। रुक ये है आपका रुक्षांत नहीं है, ये है रुक्षांश। अभी जस्ट हम लोग देखें इसका रुक्षांश है, ये रुक्षांश है हमारा, ये रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करता, यानी कि कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आगे दोस्तों, संतुलित आहार और भोजन, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। संतुलित आहार क्या होती है? वैसे भोजन जिसमें सारे तत्व, सारे पोषक तत्व शामिल हो, इंक्लूड हो, वैसे भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। जिनमें सारे तत्वों का मिश्रण हो, वैसे भोजन हम लोग करना चाहिए, जिन भोजन से हमें सारी जो तत्व है, पोषक तत्व है, हमारे शरीर को मिल सके। आहार वह आहार भोजन जिसमें पोषक घटक उचित मात्रा में, जितने एक आयु वर्ग के मनुष्य को मिलना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। अगर क्या है कि वह भोजन जो हम एक मनुष्य को जितना उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, अगर उस आहार से उतनी ऊर्जा मिल रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग संतुलित आहार। इस प्रकार का खाना खाने से पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मांगी नहीं है, ये महंगी है। महंगी खाने से ही क्या है, सारी चीज़ों की संतुलित भोजन, संतुलित आपको पोषक तत्व मिल सकता है। सिर्फ आप सस्ती खाना खाने से भी आपको संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो महंगी चीज़ें हैं केवल उसी में हमारी सारी पोषक तत्व है। पोषक तत्व हर भोजन में है, लेकिन सब में अलग अलग पोषक तत्व है। आप जैसे कि आपको ऊपर में दिखाए कि किसमें कौन से पोषक तत्व है, आप उस तरह का खान पान के चयन का कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अब मिड डे मील। हमारे भारत में मिड डे मील एक स्कूलों में चलाया जाने वाला एक प्रकार का कार्यक्रम है, जो दोपहर को खाना खिलाया जाता है। स्कूलों में दोपहर को खाना खिलाया जाता है। इसमें हर डे अलग अलग खाना खिलाया जाता है, जो पोषक तत्व, सारी पोषक तत्वों को इसमें इंक्लूड होता है। सरकार उस तरह की व्यवस्था की है, पर यहाँ की नीचे स्तर की बात नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन जो सरकार व्यवस्था की है उसमें सारे पोषक तत्व वाली बैलेंस डाइट की बात की गई है मिड डे मील में। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या हमारे इसमें भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, खास तौर से गरीब बच्चों को। इसलिए सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर के उन सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले या पढ़ते हैं मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय 2001 में लिया था। 2001 में निर्णय लिया था, 2001 में, परंतु निर्णय को 2004 में पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया दोस्तों? 2004 में लागू किया गया। और ये नियम बना कब? 2001 में। इस तरह पूरे भारत में 2004 में लागू हुआ। सरकारी स्कूल मिड डे मील की योजना शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में
उच्च प्राइमरी स्तर तक के पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर को मुफ्त भोजन या संतुलित आहार मुहैया कराई जाती है, आहार दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्षेत्रीय व्यंजन क्या क्या होती है दोस्तों? क्षेत्रीय व्यंजन हर क्षेत्र में अलग अलग खाना चलता है। जैसे उत्तर भारत का खाना अलग रहता है, साउथ का खाना अलग होता है, आपका वेस्ट इंडिया का उसका अलग खाना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से खाना होता है, क्षेत्रीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जिस तरह हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते, जैसे कि हम लोग रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना खा खा के उबाऊ हो जाते हैं, उसी तरह से पूरे भारत में अलग अलग खाने का प्रचलन है, अलग अलग व्यंजन का प्रचलन है। उसी तरह हर जगह एक ही तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती, अलग अलग क्षेत्रों में के लोग अलग अलग व्यंजन को उपयोग करते हैं, खाते हैं। किसी क्षेत्र का खाना या खान-पान निम्न बातों पर निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र में केवल रोटी खाया जा रहा है तो वहाँ रोटी क्यों खाया जा रहा है? अगर किसी क्षेत्र में केवल इडली डोसा वगैरह खाया जा रहा है, चावल का व्यंजन खाया जा रहा है, तो वहाँ पे उसका क्यों खाया जा रहा है? तो इसका वजह है दोस्तों, उस क्षेत्र पर क्या करता है, उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से वह उपलब्ध हो जाती है या होती नहीं है। ये दो कारण है, उपलब्ध है या नहीं है। अगर यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि इडली डोसा, यहाँ पे इडली डोसा बनना, जैसे उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत में इडली डोसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। हर जगह मिलता है आजकल, हर जगह हर व्यंजन आज मिलने लगा। पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे साउथ में इडली डोसा मिलता है, उस तरह से आपका नॉर्थ इंडिया में इडली डोसा नहीं मिल पाएगा। वजह क्या है कि इस क्षेत्र में उतनी आसानी से हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। इडली डोसा जो बनता है, इडली डोसा बनने के लिए जो व्यंजन का जो सामान लगेगा, उसका हर सामान इधर में उपलब्ध नहीं है। उस खाद्य पदार्थ का क्षेत्र की संस्कृति में क्या महत्व है? वह खाद्य पदार्थ सस्ता है कि महंगा? जैसे आगे कह रहा दोस्तों, उत्तर भारत के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूँ आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी है। दक्षिण भारत के लोग चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि खाते हैं क्योंकि यह व्यंजन बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ वो आसानी से वहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा इडली डोसा वगैरह खाया जाता है, चावल का जो होता है। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने खानों में करते हैं, अपने व्यंजन में करते हैं क्योंकि वहाँ आसानी से यह मिल जाता है। तटीय क्षेत्र के लोग वहाँ पे मछली चावल ज़्यादा खाता है क्योंकि वहाँ पे तटीय क्षेत्र के लोगों को आसानी से वहाँ पे मछली मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे मछली चावल ज़्यादा खाया जाता है तटीय क्षेत्र में। कोस्टल रीजन में असम के लोग भी चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि यह चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। उत्तर पूर्व के लोग बांस की भी सब्जी खाते हैं। उत्तर पूर्व के लोग बांस की सब्जी खाते हैं। अगला है लिंगहुफेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिंगहुफेन। लिंगहुफेन क्या है आपसे पूछा जाएगा? यह एक सांप का व्यंजन है, यह सांप का मांस होता है। हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, हांगकांग के लोग इसे बड़े इच्छा से, बड़ी इंटरेस्ट से खाते हैं। लिंगहुफेन एक प्रकार का व्यंजन है, एक प्रकार का डिश है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की तारीख में कोई भी व्यंजन कहीं भी मिल जाता है, भले वक्त महंगा मिले, भले वक्त ज़्यादा लगे और महंगा मिले, उस पर व्यंजन की उत्पत्ति एक विशेष क्षेत्र में से ही हुई है। कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन खाद्य पदार्थ इस प्रकार से है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग खाद्य पदार्थ है, जिसको देखते हैं दोस्तों। क्या है? असम में कौन से खाना खाया था? राज्य इधर में राज्य है, इधर में आपका खाद्य पदार्थ यानी कि व्यंजन है। असम में मसूर, ठेंगा, मछली, चावल, बांस चावल आदि को खाया जाता है, फेमस है। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनी हुई तला हुआ मछली को ज़्यादा खाया जाता है गोवा में। वहीं बात करते हैं गुजरात में, गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस बहुत ही फेमस है। लेमन राइस, ढोकला बहुत फेमस है गुजरात का। अगला दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे तबक, माज यानी भेड़ का मांस होता है। माज क्या होता है? भेड़ का मांस होता है। कलाडी, पनीर, राजमा, कहवा आदि जम्मू कश्मीर में ये सभी जो डिश है, ये सभी व्यंजन जो है खाद्य पदार्थ बहुत ही फेमस है। वही बात करें दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सा डिश चलता है? तो महाराष्ट्र में साग पूरी, बड़ा पाव और बड़ा भाजी फेमस है। महाराष्ट्र की ये सभी फेमस है, बड़ा पाव, बड़ा भाजी, साग पूरी। नेक्स्ट दोस्तों, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड
एंड जैसे बताइए पूर्वी क्षेत्र में बांस के कोपल खाए तो बांस का सब्जी खाया जाता है, तो यहाँ पे बांस के कोपल। ये मोमोज नागालैंड का जो फेमस है मोमोज और बांस के कोपल। पंजाब में दोस्तों सरसों का साग, मक्के की रोटी पंजाब में फेमस है। राजस्थान में मलाई घेवर और चूरमा बाटी। पश्चिम बंगाल में दाल चिनगरी जिसको झींगा कहते हैं, रसगुल्ला संदेश, रसगुल्ला संदेश। केरल में अविरल मिश्रित सब्जी, हमेशा मिश्रित सब्जी मिला हुआ सब्जी मिलता है यहाँ पे, जो भी बनता है हर सब्जी को यहाँ पे क्या करता है मिला दिया जाता है। ये केरल का फेमस सब्जी है। और यहाँ पे टेपियोका फेमस है व्यंजन में। नेक्स्ट दोस्तों अब चलते हम लोग भोजन का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। भोजन का संरक्षण यानी कि बचाव, खाने पीने की चीज़ें हम लोग किस प्रकार से उनको अच्छे तरफ से रखते हैं, संरक्षण रखते हैं, सुरक्षा में रखते हैं, जिसको संरक्षण नाम दिया गया है। किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं भोजन को। खाने पीने की चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए उन्हें ख़राब होने से बचाना ज़रूरी है ताकि उनके लंबे समय तक का प्रयोग किया जा सके। कभी कभी उन चीज़ों को बचा कर रखते हैं जिन्हें हम अधिक समय तक उपयोग कर सकें, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय तक क्या करते हैं उसको उपयोग कर सकें, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं भोजन का संरक्षण किया जाता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आजकल फल सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे फल सब्जियाँ रेफ्रिजरेटर नहीं उपलब्ध हो पाती है वहाँ पे क्या करें, एक गीले कपड़े में क्या करें उसको भिगो कर रखें, गीले कपड़े में उसको बांध कर रखें, लपेट कर रखें, जिससे क्या होगा फल सब्जियाँ आसानी से ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखने से, रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है दोस्तों, इसमें कीटाणु क्या होता है निष्क्रिय हो जाते हैं, कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और फल सब्जियां अधिक लंबे समय तक, अधिक दिनों तक रह सकते हैं। अगला दोस्तों आलू प्याज, लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है, जिससे क्या होती है आलू प्याज का संरक्षण हो जाता है। पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, हरी धनिया, साग को अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाएगा तो गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। विभिन्न चीज़ों को अचार के रूप में भी रख सकते हैं, जैसे आम को हम लोग अचार के रूप में रखते हैं, आंवला को रखते हैं, आंवला जिसको बोलते हैं हम लोग, लहसुन का भी बनाए जाते हैं हम लोग। अलग अलग डिब्बे में अचार को रखना क्या होती है, इसको हम लोग सुखा कर रखते हैं, नमक जब अचार बनाते हैं इसको सुखा कर रखते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों जिससे उसमें नमी न रह जाए। नेक्स्ट दोस्तों धूप में रखा जाता है, इसी बात को क्या है धूप में रखा जाता है ताकि इसमें नमी ना रहे। नेक्स्ट दोस्तों विभिन्न चीज़ों को लोग मुरब्बे के रूप में भी लंबे समय तक बचा कर रखते हैं, जैसे आंवला, सेब आदि। बहुत सारी चीज़ों को मुरब्बे के रूप में रखते हैं, मुरब्बा बना करके, है ना। अगला दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ों को लोग चटनी बनाकर कुछ दिनों तक बचा कर रखते हैं, और आम, मिर्च, धनिया, पुदीना आदि को हम लोग क्या करते हैं इसको बचा कर रखते हैं, इस प्रकार से चटनी बनाने के रूप में। कुछ चीज़ों को सुखा कर रखते हैं ताकि लंबे समय तक उपयोग की जा सके, जैसे मेथी, आलू के चिप्स। कुछ चीज़ों को लोग भून कर रखते हैं, जैसे चना, मूंगफली। कुछ चीज़ों को जेल या स्वास्थ्य के रूप में संरक्षित करके रखा जाता है। दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि जल्दी ख़राब ना हो सके, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे पैकेट वाला दूध आता है दोस्तों, इसको पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। जो थैली वाला दूध आता है, पैकेट वाला दूध आता है, पैकेट वाला, ये पाश्चुरीकृत दूध होती है। यह दूध को देखो, दूध को पाश्चुरीकरण किसे क्या आता है, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर इसको 30 मिनट के लिए उबाला जाता है। 62.8 डिग्री को 30 मिनट के लिए उबाला जाता है। और वहीं बात करें 71.7 डिग्री को 30 सेकेंड के लिए इसको उबाला जाता है। तो ये होता है दूध पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया, ये होता है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। इसी दूध को क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बीमारियां कैसे होती है, बीमारियां कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं दोस्तों। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं तब वह बीमार माना जाता है। बीमारियां कई तरह से हो सकते हैं, कभी खराब भोजन खाने से, कभी गंदा पानी पीने से, कभी गंदगी की वजह से, कभी भोजन के अभाव में, तो कभी जीव जंतुओं के काटने से भी आपको क्या हो सकते हैं, बीमारी हो सकता है, हम सभी को बीमारी हो सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों, बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात बीमारियां, एक
एक होती है जन्मजात बीमारियां, एक होती है आपका जन्मजात बीमारियां होती है और एक होती है उपार्जित बीमारियां। जन्मजात बीमारी वह होती है जो जन्म से ही, जो बच्चे का जन्म के दौरान से या बच्चे के जन्म के समय से ही, जन्म से ही उसको वो बीमारी कोई ना कोई आ जाता है। जैसे हीमोफीलिया होती है, वर्णअंधता होती है, ये सभी जन्म से ही बीमारी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात बीमारियाँ। और एक होती है उपार्जित बीमारियाँ। उपार्जित बीमारियाँ ये जन्म के बाद होती है दोस्तों। जन्म होने के बाद उपार्जित बीमारियाँ हमें वातावरण से मिलती है, यानी कि जन्म से बाद मिलती है, जन्म के बाद मिलती है। जैसे आपका रतौंधी, पेचिश, छोटी माता, काली खांसी, ये आदि जो होते हैं, क्या ये उपार्जित बीमारियां हैं। अब उपार्जित बीमारियां भी दो तरह के होते हैं, एक होता है संक्रामक बीमारियां, एक होती है असंक्रामक बीमारियां। उपार्जित बीमारियां भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। आगे बात करते हैं दोस्तों, संक्रामक बीमारियां और असंक्रामक बीमारियां क्या होती है। संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक मनुष्य में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक फफूंदों से फैलते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक अन्य फफूंदों से फैलते हैं। वह हवा पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं, खेलते नहीं फैलते हैं। यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं और नहीं भी फैल सकते हैं। जैसे आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तपेदिक हो गया, हैजा हो गया, ये सभी बीमारियां क्या होती है, ये फैल भी सकता है, नहीं भी फैल सकता है। दूसरा है असंक्रामक बीमारियां। असंक्रामक डिजीज क्या होती है। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो किसी अंग की खराबी से, भोजन के अभाव से, खनिज के अभाव से, खनिज के अभाव से या फिर किसी चीज़ की एलर्जी से भी हो सकता है। असंक्रामक बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्कर्वी, कैंसर इत्यादि जो है, ये सभी असंक्रामक बीमारियां हैं। आगे दोस्तों, खराब खाने से दूषित जल से, गंदगी से या जीव जंतुओं के काटने से हमारे शरीर में कीटाणु जो होते हैं वो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद यानी कवक के रूप में क्या होते हैं, चले आते हैं और हमें क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया पर आधारित, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। यह रोग जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। यह रोग काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कुष्ठ रोग, धनुष टंकार जिसको टेटनस बोलते हैं, आंत्र ज्वर इसको टाइफाइड बोलते हैं, डिप्थीरिया और हैजा कोलेरा। आगे दोस्तों, ये सभी यानी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। प्लेग एक बीमारी है जो चूहों के काटने से फैलता है। इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। प्लेग को ही काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। हैजा कैसे होती है, मक्खी, दूषित जल खाने से फैलता है, या फैलता है। इसमें उल्टी, दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ और दस्त दोनों होने शुरू हो जाते हैं हैजा में। अगला दोस्तों, आंत्र ज्वर को अभी जस्ट बताया, ये टाइफाइड होती है। आंत्र ज्वर क्या होती है, ये टाइफाइड होती है। आंत्र ज्वर किसी को बोलते समय या मियादी बुखार, दूषित जल या खाने से फैलता है। किसी को कोई बोल रहा है तो उसके सामने में आप वो हैं तो उससे अभी फैल सकता है। अगला है दोस्तों, विडाल परीक्षण फेमस परीक्षण है दोस्तों। विडाल परीक्षण सुने होंगे आप लोग। विडाल परीक्षण आंत्र ज्वर से संबंधित है, यानी कि टाइफाइड से। आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड से आपका आंत्र ज्वर यानी विडाल टेस्ट संबंधित है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस बीमारियों को दूर करने के लिए टीका लगाया जाता है, जिसे डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस कहा जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। नेक्स्ट दोस्तों, तपेदिक बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। तपेदिक बीमारियां में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसी बीमारी को टीबी भी कहा जाता है। टीबी का तो आज सॉल्यूशन है, हर बीमारी का सॉल्यूशन है दोस्तों। पहले एक ज़माना था जो कि उसमें टीबी का सॉल्यूशन नहीं था। इस बीमारी को दूर करने के लिए
BCG यानी बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन नामक टीका लगा दिया जाता है या लगाया जाता है, जिससे क्या होती है टीबी जो है वो आपका तपेदिक जो बीमारी है आपका वो आपका खत्म हो जाती है। टीबी। नेक्स्ट दोस्तों, अब विषाणु जनित रोग यानी वायरस से होने वाले रोग कौन कौन है? ये वायरस से फैलने वाले रोग हैं। अगला है हमारे पास क्या, ये रोग कौन कौन है हमारे पास? ये पीलिया है, छोटी माता, चेचक, एड्स, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। फिर से सुन लीजिए बार दोस्तों, फिर से सुनिए, पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया, ये वायरस से यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। एलिसा टेस्ट, ये एलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित है। एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है, ये बहुत फेमस टेस्ट है। आगे दोस्तों, पीलिया दूषित जल से होता है। पीलिया नामक बीमारी जो होता है दूषित जल से होता है। इससे हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। आगे दोस्तों, पोलियो भी दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रेबीज जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से होता है। रेबीज किस प्रकार से होता है? ये आपका कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से रेबीज होता है। अगला दोस्तों, प्लेग बताइए, चूहों के काटने से। प्लेग बीमारियां, प्लेग चूहों के काटने से। रेबीज कुत्ता, घोड़ा, बंदर के काटने से। डेंगू और चिकनगुनिया एडिज मच्छर के काटने से होता है। एडिज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया एडिज मच्छर के काटने से होता है। गलसुआ में कान के नीचे सूजन आ जाती है। गलसुआ बीमारी है जो कान के नीचे एक प्रकार के सूजन आ जाती है, फूल जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत से चेचक और पोलियो नामक बीमारियां दूर हो गई है। पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में शुरू किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम अभी भी संचालित है। इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है, 2 बूंद। 1995 से पोलियो भारत में शुरुआत की गई थी 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें 2 बूंद की दवा पिलाई जाती है। अगला दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन है? प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग, यह रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं। पेचिस है, डायरिया, पेचिस यानी कि डायरिया बोलते हैं इसको। मलेरिया यानी कि मलेरिया और पायरिया, 3 बीमारियाँ हैं। डायरिया, मलेरिया, पायरिया। पेचिस को डायरिया बोलते हैं, डायरिया, मलेरिया, पायरिया। इसमें है नेक्स्ट दोस्तों, ये 35 मक्खियों नहीं है दोस्तों, ये है आपका पेचिस, है ना। पेचिस मक्खियों द्वारा फैलता है। पेचिस मक्खियों द्वारा फैलता है। यहाँ पे 35 की जगह पे पेचिस लिख लेंगे आप। पेचिस मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें पतले दस्त होती है और इसके साथ खून आता है। नेक्स्ट दोस्तों, पायरिया दांतों की बीमारी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं इसमें ब्लड आ जाता है, दांत में क्या होती है ब्लड आता है, दांत दर्द करता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास मलेरिया, मादा एनाफ्लीज। मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम है। प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम है। इसमें कपकपी के साथ बुखार आ जाता है। इसकी दवाई कुनेन सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता है। सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता है। मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियाँ पाली जाती है। तालाबों में क्या करती है, मछली को अगर तालाब में पाल देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे मच्छर कम हो जाएंगे। और इसका जो खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने, यह खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है। किसने खोजा था दोस्तों? रोनाल्ड रॉस। अगर दोस्तों, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे पानी पर तेल डाल दिया जाता है, जिससे क्या होती है मच्छर मर जाता है। जो पानी जहाँ पे आपके घर के पास अगर पूरा पानी कहीं जम गया है, पानी खड़ा है बहुत दिनों से, उसमें बहुत सारा मच्छर है, तो आप क्या करें ना, उसमें केरोसिन का तेल उसमें जाकर के छिड़क दें, तो क्या होगा, सारे मच्छर मर जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, फफूंद से होने वाली बीमारी कौन है? यानी कवक।
फंगस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये कवक से होने वाली बीमारियां हैं, ये फफूंद से फैलने वाली रोग है, ये दाद है, खाज, अस्थमा। अस्थमा सांस की एक बीमारी है जिसका सांस रुक जाता है, एक प्रकार की बीमारी है। इसको इनहेलर के रूप में, इसको दवा के रूप में दिया जाता है, तब क्या होती है उसका जो अस्थमा की बीमारी होती है थोड़ा ये कमज़ोर हो जाती है, उसको आराम रिलीफ मिलता है, सीधे कहें उपचार हो जाता है उसका। तो अस्थमा एक प्रकार की क्या है, ये फफूंद से होने वाली रोग है। मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मस्तिष्क ज्वर इत्यादि। मक्खियों से फैलने वाले रोग कौन है, हैजा, हैजा नहीं है, हैजा है, पेचिस है, डायरिया है। आगे दोस्तों, दूषित जल से फैलने वाले रोग कौन है, दूषित जल से फैलने वाले रोग हमारे पास है पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वर, हैजा। ये है कि आपका दूषित जल से, जो गंदे पानी पीने से और गंदे खाना खाने से, खराब खाना खाने से ये सब बीमारियां होने की संभावना होती है। तो जब भी खाएं ताज़ा खाएं दोस्तों, गर्म खाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अभावजन्य रोग। किसी चीज़ के अभाव, भोजन में जो आपको पोषक तत्व है उसमें कमी होती है तो कौन कौन सी बीमारियां होती है, जिसको आप पढ़ेंगे हम लोग अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग अगला टॉपिक है, अभावजन्य रोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभावजन्य रोग में क्या होती है। ये रोग भोजन की कमी के कारण होता है। अभावजन्य रोग जो होता है वो भोजन की कमी के कारण होता है। यह किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी से होता है। रोगों को दूर करने के लिए हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनकी कमी के कारण यह रोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाकी पोषक तत्वों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम इन सभी अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो हमें हमेशा संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों से या ऐसी बीमारियों से दूर रहना होगा तो हमें बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार को लेना चाहिए हमेशा। अगला दोस्तों, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से बच्चों में क्या होती है, एक प्रकार की क्वाशियोरकर की बीमारी होती है। उनका हड्डी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है और मरासमस रोग हो जाता है। बच्चों में जब क्या होती है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होगी तो उसमें एक प्रकार की बीमारी होगी, क्वाशियोरकर और मरासमस। ये दो प्रकार की बीमारियां हैं, बच्चों में फैलने वाले रोग हैं। इसलिए छोटा बच्चा होता है उनको भरपूर मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन वगैरह मिलना चाहिए, दूध वगैरह मिलना चाहिए, हॉर्लिक्स वगैरह मिलना चाहिए, जिससे क्या हो, वह स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। लोगों में बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी हो सकती है। केवल आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वसा लेंगे तो आपको मोटापा हो सकती है, मोटापा हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर आप पतले होना चाहेंगे। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, स्किन की बीमारियां हो सकती है, पेचिस भी हो सकती है, प्रोटीन से पेचिस भी हो सकता है, त्वचा का रोग भी हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, यानी कि बाल आपका सफ़ेद हो सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकता है, शरीर फूल सकता है। आगे दोस्तों, ज़्यादातर अभावजन्य रोग विटामिन की कमी से होती है। ज़्यादातर जो अभावजन्य रोग है वो विटामिन की कमी से होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के। ए बी सी डी ई के ये सभी क्या है, विटामिन का प्रकार है। विटामिन बी और सी जो है ये क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है, ये पानी में घुल जाती है। अगला है और ए डी ई के एडेक्ट जिसको बोलते हैं, ये पानी में अघुलनशील है, वहीं बात करें तो बी प्लस सी जो है ये पानी में घुलनशील है। आगे दोस्तों, अब विटामिन से होने वाली बीमारियां कौन कौन से होते हैं, इसका स्रोत क्या है और इसका लक्षण क्या है। विटामिन ए की कमी से बीमारी क्या होगी, रोग कौन सा होगा, तो ये रतौंधी होगा। इसका लक्षण क्या होगा, कैसे होगा, कि हम कैसे जाना कि हमें रतौंधी हो गया है, हमें विटामिन ए की कमी है, हमें रतौंधी हो गया, तो हम जानेंगे कैसे। कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, वैसे लोगों को क्या होती है, रतौंधी हो जाती है। तो फिर उनका उपचार कैसे होगा, तो स्रोत क्या है विटामिन ए का। विटामिन ए का स्रोत है आपका दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो विटामिन ए आपको मिलेंगे, फिर आप धीरे धीरे आप क्या करें, रिकवर कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो बेरी है,
ये विटामिन B1 है। बेरी, इसे थकावट हो जाना, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना आदि ये आपको लक्षण है इसका। ये यकृत संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश की हुई दालें से आपको विटामिन B1 मिलता है। विटामिन सी बात करें दोस्तों, विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी ये आप इसे विटामिन सी से होने वाले रोग कौन सा है? ये स्कर्वी है, स्कर्वी रोग हो जाएंगे। इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों से खून आना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये इसका उपचार किससे होगा, यानी कि विटामिन सी हमें मिलेगा कहाँ से? खट्टे, जितने भी खट्टे रसीले पदार्थ हैं, फल हैं, उनसे। संतरा, नींबू, हरी सब्जी, मिर्च, अमरूद, आंवला से क्या मिलती है? हमें विटामिन सी मिलती है। वहीं बात करें विटामिन डी की दोस्तों, विटामिन डी से ये रिकेटस, बच्चों में ऑस्टियोमेलिस, या बच्चों में रिकेटस, और बच्चों में, बड़ों में क्या होती है? ऑस्टियोमेलिस होता है। ऑस्टियोमेलिस ये इसे क्या होती है? इसका लक्षण क्या है? हड्डियाँ मजबूत होकर मुड़ जाता है। यहाँ पे गलत लिखा गया दोस्तों। जो रिकेटस होता है, रिकेटस में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और इसमें क्या होती है? हड्डियाँ मजबूत हो जाता है, मजबूत होकर मुड़ जाता है, इसमें कमज़ोर होकर मुड़ जाता है। अपोजिट है, ये अपोजिट है। आगे दोस्तों, ये मिलता कैसे है? सूरज की रोशनी, मछली का तेल, दूध, अंडा वगैरह से हमें ये आपका विटामिन डी मिलने की संभावना है। आगे दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं होता है। कटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं, वो मतलब खून निकलते रहता है, यानी कि समझेंगे विटामिन के की कमी है। ये भरपाई कैसे होगा विटामिन के? अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित अनाज है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आपका चना हो गया, मूंग हो गया, ये सभी क्या है? अंकुरित अनाज है। वैसे अनाज जो कि फुलाने पर क्या हो, उसमें अंकुर आ जाए, उसे बोलते हैं अंकुरित अनाज। गोभी, ब्रोकली, पालक, बंधा गोभी आदि के खाने से आपका विटामिन के की भरपाई होंगे। आगे दोस्तों, नोटिस या नोट जिसको बोलते हैं, क्या है? विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के ये कहीं बाहर से नहीं मिलता है, हमारे शरीर में ही उपलब्ध होता है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट के लिए, हाँ, ये विटामिन के की कमी ये हमारे शरीर में ही क्या होती है? इसका संश्लेषण होती है। अगला टॉपिक दोस्तों, यह खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में क्या है में चाहिए होते हैं, परंतु खनिज अच्छे स्वास्थ्य और उचित स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हमें कम ही चाहिए, लेकिन आवश्यक होते हैं, इतना सही। अब चलते दोस्तों आयरन, लोह के बारे में। आयरन को पढ़ते हैं। आयरन से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन से हैं? लोह की कमी से, यानी कि आयरन, लोह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है आयरन की कमी से। हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम होती है। 12 से 15 ग्राम क्या होती है? हमारे सामान्य मनुष्य में क्या होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। नेक्स्ट दोस्तों, एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां। एनीमिया जो देखिए, अगर हमारे बॉडी में लोहे की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी होगा, और हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो एनीमिया की बीमारी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में होगी। और एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, गुड़, फल, सब्जी जो काटने के बाद काले पड़ने लगते हैं, वैसे चीज़ों को सेवन करने के बाद क्या मिलती है? हमें लोह की कमी भरपाई होती है, लोह हमें मिलता है। वैसे चीज़ जिनको काटने के बाद और कुछ देर छोड़ने के बाद उसमें क्या होने लगता है? कालापन पड़ने लगता है। वे उन सभी चीज़ों में क्या होती है? लोह की मात्रा पाया जाता है, आयरन की मात्रा पाया जाता है। जैसे आपका केला हो गया, आलू हो गया, आपका जा करके सेब हो गया, आपका फिर प्याज हो गया। उसमें भी देखिए, प्याज को भी काटेंगे तो उसमें क्या काला पड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब क्या है? उसमें लोह की मात्रा है। आगे दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन कौन से हैं? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, बहुत ही फेमस है, सब कुछ जानते हैं घेंघा रोग, जो गले के नीचे होता है। आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। जितने भी समुद्री जीव जंतु है उससे हमें क्या मिलती है? आयोडीन मिलता है। आजकल आयोडीन नमक के साथ मिला हुआ आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर का कितनी आवश्यकता है, इससे क्या कमियां होती है हमारे शरीर में?
कैल्शियम की कमी से हमारे हड्डियाँ और दांत कमज़ोर होने लगते हैं। हड्डी और दांत दोनों ही क्या होंगे, कमज़ोर होने लगेंगे कैल्शियम की कमी से। हमें कैल्शियम दूध और अंडे, दूध से, अंडा से, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलता है। फास्फोरस, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? यह भी हमारे हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। फास्फोरस भी हमारे हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होती है। यह हमें दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलता है फास्फोरस। हम भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों पर का ध्यान रखेंगे ताकि क्या हो, हमारे भोजन में विटामिन और खनिज ना हो और हमारा खनिज का बर्बाद ना हो। यहाँ पे गलत लिखा गया है, थोड़ा सेंटेंस गलत है। खनिज क्या हो, बर्बाद ना हो, हमारा भोजन संतुलित रहे। जैसे कि काटने के बाद, यहाँ पे कह रहा है कि सब्जी काटने के बाद धोना नहीं चाहिए। अगर कोई भी सब्जी है जैसे करेला है, आलू है, वगैरह वगैरह जो भी है, उसको जितना करना, जो भी करना, धोना आपको, आप काटने से पहले धो लीजिए और उसके बाद उसको काटिए। ये नहीं कि हम लोग पहले काट लेते हैं फिर उसको धोते हैं। तो काटने से पहले धोने चाहिए ताकि जल में घुलनशील पोषक तत्व व्यर्थ न हो। आगे दोस्तों, दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, दाल चावल को। अगला है टॉपिक हमारे पास क्या, खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, ज़्यादा उसको गीला नहीं करना चाहिए और सदैव खाना ढक कर रखना चाहिए या पकाना चाहिए। आगे दोस्तों, खाना पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। अगर कोई खाना पका रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। अगला हमारे पास क्या है, कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार। देखते हैं रोग, जो घरेलू उपचार हम लोग कर लेते हैं। ये इधर में, इस साइड में रोग है, इस साइड में हमारा उपचार है। किस प्रकार से घरेलू उपचार है, अन्य घरेलू वैद्य, डॉक्टर। दांत का दर्द हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हींग का चूर्ण या लौंग का तेल लगा लें। इससे क्या होती है, आपको दांत का दर्द कम हो जाएगा। हींग का चूर्ण या लौंग का तेल। अगला है, पेट में दर्द हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हींग या अजवाइन पीस कर, घोल कर, फाँक लें, पी लें, वगैरह वगैरह कर लें तो आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। आम बुखार है, नॉर्मल बुखार आ रहा है घर में तो मेथी की चाय पी लें, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। घाव हो गया है तो क्या करेंगे, हल्दी का लेप लगा दें, सॉरी। अगला है, मोच आ गया है तो क्या करेंगे, अगर आपको कहीं पे मोच आ गया है, चलते फिरते मोच आ गया है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हल्दी और चूने का लेप लगा दें। हल्दी और चूने का लेप लगाने से क्या होगा, मोच में आपका क्या होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। आँख की सूजन, आँख में सूजन आ गया है, आँख फूल गया है तो धनिया के बीज जो है उसमें लगा लें। गला खराब हो गया है तो उसमें क्या करें, अदरक और गुड़ मिला करके साट लें, लगा लें उसमें। क्या है, बदहज़मी हो गया है, बदहज़मी मतलब पाचक सही से नहीं हुआ तो क्या करें, सौंफ ले लें, सौंफ खा लें तो फिर ठीक हो जाएंगे। अगला हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक हमारे पास दोस्तों, कचरा बीमारियों की जड़ है। कचरा जो है, गंदगी जो है, बीमारियों की सबसे यही एक जड़ है बीमारी होने का। हमें ज़्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती है और गंदगी फैलती है कचरे से। क्या होती है, हमें ज़्यादातर बीमारियां गंदगी से होती है और गंदगी होती कहाँ से, तो ये कचरे से होती है। आगे कह रहा है, जब हमारा कचरा इधर उधर सड़क पर, बसों में, रेलगाड़ियों में, गलियों में फेंक देते हैं तब गंदगी फैल जाती है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है। इसलिए हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक होता है जैव निम्नीकरण और एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। आगे दोस्तों, जैव निम्नीकरण क्या होती है, जैव निम्नीकरण कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणु के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, जैसे फल, सब्जियां के छिलके, अंडे, छिलका, कागज, चाय, सूखी पत्ती आदि क्या होती है,
अपने आप क्या होती है, अपघटित हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। जैसे फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज़ पत्तियाँ आदि क्या होते हैं, ये अपने से आसानी से क्या होते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये होता है जैव निम्नीकरण। अगला हमारे पास क्या है, जैव निम्नीकरण कचरा वह होता है जो वातावरण कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। ये जैव अनिम्नीकरण है। ये जैव अनिम्नीकरण, यहाँ पे अ लगा लेंगे दोस्तों। जो क्या होता है, अपघटित नहीं होते। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक वातावरण में कहीं भी छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, सड़ेगा नहीं। कांच का बोतल, ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। किसको बोलते हैं हम लोग, जैव अनिम्नीकरण। वातावरण को दूषित कर देता है। जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े, कीले, प्लास्टिक आदि, ये सभी हमारे जैव अनिम्नीकरण है। एक हो गया जैव निम्नीकरण, एक हो गया जैव अनिम्नीकरण। अगला दोस्तों, जैव निम्नीकरण कचरा ज़्यादा कचरा उपयोगी होता है। इस कचरे से कंपोस्ट, जो जैव निम्नीकरण कचरा होता है, इससे कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट बनाया जाता है, वनस्पति खाद तैयार की जाती है। इस खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए जैव निम्नीकरण कचरे को गड्ढा करके या खोदकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कचरा पूरी तरह से क्या होती है, गल जाता है या सड़ जाता है, दुर्गंध रहित हो जाता है, जिसका अर्थ वनस्पति खाद तैयार होना है। मिक्स क्या है, जैव निम्नीकरण को क्या करते हैं हम लोग, ये गड्ढे खोदकर उसमें सारे कचरे को डाल करके और उसको पूरा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ढक देते हैं। और कुछ दिन के बाद वो क्या होते हैं, अंदर से वो पूरा गीला होकर सड़ करके वो क्या होती है, गंध रहित हो जाता है। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। उस कंपोस्ट को अगर हम लोग किसी खेत में डालते हैं तो वो हमारे फसल को क्या करते हैं, वह खेत क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। वह फील्ड क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। अगला दोस्तों, अब है यहाँ पे जैव निम्नीकरण, सॉरी यहाँ पे गलत फिर लिखा गया है, यह है जैव निम्नीकरण, गलत लिखा है, जैव निम्नीकरण होगा। जैव निम्नीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, वहाँ पे गलत लिखा गया था, इस ये वाला नोट कर लेंगे दोस्तों। जैव निम्नीकरण कचरे शहर के बाहर जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ डाल दिया जाता है, जिससे भराव क्षेत्र कहते हैं। इस भराव क्षेत्र के कचरे को मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। जब भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब उस को बाहर निकाल लिया जाता है, या फिर जो सो खेल का मैदान, तो यहाँ पे जैव अनिम्नीकरण हो जाएगा। यहाँ पे जैव अनिम्नीकरण हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों, क्या बोल रहा है कि जैव अनिम्नीकरण जो कचरा होता है, इसको जहाँ पे शहर के बाहर जो गड्ढा होता है, जो खाली एरिया होता है, जो अनुपयोगी क्षेत्र होता है, उसको क्या करते हैं, उस गड्ढे में ये सारा डालना शुरू किया जाता है जैव अनिम्नीकरण को। और वहाँ पे डालते डालते जब वो कचरा भर जाता है, जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। और ढक करके क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक पार्क बना दिया जाता है। इस प्रकार से खेल का मैदान बनाते हैं, जिससे क्या हो, उसको अंदर से फिर हमको कोई लेना देना नहीं हो। उस गड्ढा भर गया, उसमें सड़ने वाला है नहीं, वो गलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, अंदर में वो फिक्स रहेगा। इसलिए वैसे जगहों पर क्या करता है, खेल का मैदान या पार्क बना दिया जाता है। आगे चलते दोस्तों, कचरा कम करने के उपाय क्या है, कचरा को हम लोग कम करने से कैसे रोकें। जैव निम्नीकरण कचरा ही हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। कभी कभी जानवर पॉलीथीन की थैलियाँ निगल जाते हैं या खा जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि की वस्तुएं नालियों की जाम कर देती है, नालियों को जाम कर, जिससे नालियाँ गंदा पानी सड़कों पर चला जाता है या यह घरों में घुस जाता है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इस तरह के कचरे को कम से कम वातावरण में डालें। कहने का अर्थ है क्या दोस्तों, हम कम से कम जो जब अनिम्नीकरण कचरा है उसको हम लोग वैसे जगहों पर ना फेंकें। प्लास्टिक पॉलीथीन को ना फेंकें, कांच की बोतल को ना फेंकें, जिससे वह नालियों को जाम कर दे। कहीं भी किसी को लग जाए, वो सड़े गले नहीं, वैसे जगहों पर उनको फेंकें नहीं, उनको डस्टबिन में डाल दें। वो जो भी है उनको नगर निगम के द्वारा उनको बाहर लेकर के शहर के बाहर उनको फेंक दिया जाएगा। आगे दोस्तों,
निम्नलिखित उपायों से हम कचरा का कम कर सकते हैं। पहला हमारा उपाय क्या है? हम लोग बहुत तरह से कचरे को कम कर सकते हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियाँ का प्रयोग कम कर सकते हैं। इनके स्थान पर कागज़ या कपड़े की थैलियाँ प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे बोतल, थैलियाँ आदि का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब निम्नीकरण कचरे का प्रयोग वनस्पति खाद्य बनाने के लिए किया जाता है, यह करना चाहिए। जब नहीं है, जब निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण कचरे का प्रयोग क्या करना चाहिए? वनस्पति खाद्य के रूप में बनाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे है, अतः कचरा दूर करने के लिए 3R का प्रयोग किया जाता है। ये 3R है, 3R। 3R का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। जैव कचरे को, इस कचरे को हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? एक रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कम उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकल कर सकते हैं, यानी पुनः चक्रण बना सकते हैं, उसको फिर से हम लोग इसको रिसाइकल कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको हम लोग। और रीयूज कर सकते हैं, यानी कि पुनः उपयोग कर सकते हैं इसको हम लोग। अगला हमारे पास क्या है? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य और उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन और हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों में के प्रयोग में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। वैसे राज्य एक हिमाचल प्रदेश था जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया? प्लास्टिक और पॉलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। उसका उत्तर प्रदेश भी बन गया है आजकल। नेक्स्ट दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम सभी जानते हैं। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत को साफ व स्वच्छ रखना व बनाना है। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की, कौन सी योजना की? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का नारा है, न गंदगी करेंगे न गंदगी करने देंगे। इस अभियान का मुख्य नारा क्या है दोस्तों? न गंदगी करेंगे न गंदगी करने देंगे। अगला दोस्तों, पहले 300% या 100%, 100% खुले में शौच मुक्त, जिसको ODF बोलते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य कौन कौन सा है? एक सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है और केरल। ये 3 राज्य है भारत का जहाँ पे ओपन डेफिकेशन ODF ये बनने वाला पहला राज्य है। ODF मीन्स क्या हो दोस्तों? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट जो है, यानी कि खुले में शौच मुक्त राज्य जो बना पहला 3 राज्य है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ODF या शौच मुक्त पहला 3 राज्य है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल। नेक्स्ट दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास 1 मिनट के लिए? सॉरी दोस्तों, आगे टॉपिक नहीं है इसमें, तो हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है, ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।